जा रहे थे और कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे थे हमारा सेकेंड यूनिट क्लास 12 का, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और ये लेक्चर नंबर कितना है? ये लेक्चर नंबर हमारे पास 7 है, यानी कि पीछे के 6 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को या पहली बार ये मेरे लेक्चर को देख रहे हो, तुम पीछे जा करके मेरे 6 लेक्चर को देख लेना। इसके अभी इसको कंटिन्यू, ठीक है। और बात करें इसके पहले भी कोई चैप्टर पढ़ा है सर? हाँ बिल्कुल, इसके पहले हमने क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर को ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूं और इसका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा एज ए प्लेलिस्ट के साथ, ठीक है। जाना इसके बाद उसको भी देख लें, अगर उसको देख करके कंटिन्यू आए हो तो बहुत, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। आज के क्लास में टॉपिक क्या है सर? आज के क्लास का जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन टॉपिक है सर? चलो, है ना। सबसे पहले हमारे पास 2 टॉपिक है। पहला है हमारे पास क्या, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में सर? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मेटल है, मेटल के वायर से अगर करंट होकर के जाएगा तो ये क्या हो गया, इसके लिए करंट के लिए क्या होगा, कंडक्टेंस। अगर यही करंट कोई लिक्विड सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से जाता है तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस 2 प्रकार का हम पढ़ाए थे, एक मेटालिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और दूसरा क्या था सर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ। अब बात करें सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखो, अगर ये पेन हमारे पास जो है, अगर ये मान लो कि सिल्वर का पेन है या फिर कॉपर का पेन है, तो इसमें जो करंट पास होगा वो किसके थ्रू होगा? करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास होगा। बात समझ लो। लेकिन मेरे पास जो हाथ में ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो ये ग्लास नहीं, एक कंटेनर है, ये एनोड या कैथोड कोई भी एक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे घोले हुए है ना, ये भी तो चाय है, लेकिन इसके अंदर अगर मान लो इस पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस घोल दे, NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो इसमें अगर करंट पास करेंगे तो कैसे करंट पास होगा सर? इलेक्ट्रॉन के रूप में? नहीं, करंट तो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड सब्सटेंस में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा, तो करंट इलेक्ट्रॉन में ना रह करके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें जाएगा सर? आयंस के थ्रू। तो वही यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है कि कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो पहला हम लोग को समझना है क्या, आयनिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, और दूसरा, अब जो भी आयंस कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का कंटेनर के अंदर, सेल के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स कोई सॉल्वेंट में जब घुलता है तो उसको कैसे मेजर करते हैं सर? उसको हम लोग कंसंट्रेशन के फॉर्म में मेजर करते हैं। और इस बात को चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में हम पढ़ाए थे कि कंसंट्रेशन को लिक्विड सब्सटेंस का मेजर करते हैं मोलारिटी के फॉर्म में। किसमें सर? मोलारिटी के फॉर्म में। यानी कि समझ लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, अगर 1 मोल पर लीटर, तो 1 लीटर का कंटेनर है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसका मोलारिटी। अब इस मोलारिटी वाले लिक्विड सब्सटेंस में अगर तुम करंट पास कर रहे हो आयन के रूप में, उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो एक साथ मिलाओ, मोलर, मोलारिटी को क्या बोलते हैं? मोलर, और करंट जाता है उसको कंडक्टिविटी। दोनों मिलाने, दोनों वर्ड एक साथ कॉम्बाइन होगा तो क्या बनेगा? मोलर कंडक्टिविटी। बोलो, ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया, है ना। चलो, ये दोनों हेडिंग को समझ लिए, अब चलते हैं आगे। तो आगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या बता दिए थे सर। देखो, लास्ट क्लास में हम कुछ टॉपिक आपको बताए थे, क्या क्या, थोड़ा बोल देते, ठीक है, ज्यादा लिखेंगे नहीं। गैल्वेनिक सेल को पूरा पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है, इसको एक बार देख लो पूरा कंप्लीटली। गैल्वेनिक सेल के बाद आपको हम नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू बता दिए थे, क्या सर? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू लॉग क्या P बाय R, ठीक है। डेल्टा G इक्वल टू क्या सर?
बताए थे माइनस एन एफ ई सेल या ई नॉट सेल, ठीक है, समझ रहे हो। डेल्टा जी इक्वल टू क्या, -2.303 RT log KC, ये भी बता दिए थे आपको। ये 3-4 चीज आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं डिटेल में, इस पर काफी सारा क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। ईएमएफ से भी क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन एक क्वेश्चन वहां पे हम छूट गया था, नहीं करवा पाए थे, ठीक है। कौन सा सर, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ई सेल इक्वल टू क्या सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है ना, याद करो। ये क्वेश्चन हम इस पे क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए थे, इसका क्वेश्चन कुछ करवाना है आज की डेट में, ठीक है। देखो ये ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है सर, ईएमएफ ऑफ दी सेल। कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी सेल के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि याद करो हम लास्ट क्लास जब पढ़ा रहे थे गैल्वेनिक सेल में, तो हम बताए थे कि जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, चाहे गैल्वेनिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दोनों सेल कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है सर, ये दोनों सेल जो होता है बेटा वो रेडॉक्स रिएक्शन का पालन करता है। किसका सर, रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है। अब सवाल ये है कि सर जब रेडॉक्स, क्या सभी केस में या हर समय रेडॉक्स रिएक्शन होते रहेगा, नहीं, बहुत सारा केस में रेडॉक्स रिएक्शन होता है और बहुत सारे केस में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं भी होता है, बात समझ रहे हो। तो अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि सर अब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो गैल्वेनिक सेल बनेगा, नहीं बनेगा। क्या होगा सर, नहीं बनेगा। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट सवाल ये होगा क्या, सर जब रिएक्शन बनेगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, तो गैल्वेनिक सेल बनेगा, नहीं बनेगा। तो अभी क्वेश्चन है सर, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्शन बना रहा है, कौन रिएक्शन नहीं बना पा रहा है। तो इसके लिए एक तरीका है, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो वैल्यू है, अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग वैल्यू था, कल दिखाए थे लास्ट क्लास में, लिखने भी बोले थे, है ना। तो दोनों वैल्यू का जो रिएक्शन होगा उसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया, वैल्यू क्या दिया सर, पॉजिटिव का मतलब होता है फिजिबल या फिर पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आया नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन ही संभव नहीं है। समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसके लिए हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां ले रखा है। कौन सा सर, पढ़ो, क्वेश्चन खुद से रीड करो और दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कहता क्या कहता है, ये कहता है कि टू प्रिडिक्ट वेदर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। बोलता है क्या कि रेडॉक्स रिएक्शन को देखो, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, बताना, भविष्यवाणी करना, मतलब एक तरह से उसके बारे में बताओ कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, यही बात तो पूछ रहा है ना। बात समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम लोग किसके पास जाना होगा, ईएमएफ के पास। ईएमएफ क्या है सर, ईएमएफ बताता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है। तो इसी बात को समझने के लिए इसका आंसर हम लिख रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को तुम इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो इससे तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो हमने क्या लिख रखा है सर, बोलता है टू प्रिडिक्ट वेदर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। बोलता है कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो वी कैलकुलेट ईएमएफ, हम क्या कैलकुलेट करेंगे उस केस में सर, वी कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेल के ईएमएफ को अगर हम कैलकुलेट कर लें, क्या कर लें सर, सेल के ईएमएफ को क्या कर लें सर, कैलकुलेट कर दें। अब सेल का ईएमएफ तुम जैसे ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे सर, वी कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो रेडॉक्स रिएक्शन में जो शामिल है
ई नॉट सेल, उसको कैलकुलेट करेंगे। बोलता है इफ, यदि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है तो रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। देखो कितना अच्छा बात बता दिया। बोल रहा है क्या, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस होगा और इट इज फिजिबल और इट इज पॉसिबल। और उस केस में ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया, यानी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो चलो, इसके आधार पे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है और उस क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये टेबल ले रखा है, क्योंकि इसी टेबल के आधार पे वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? ये टेबल लास्ट क्लास में बताए थे, है ना? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टेबल है, जिसमें से ऊपर दिया गया फ्लोरीन को जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे दिया गया लिथियम का जो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है? बात समझ रहे? बीच में हाइड्रोजन। ये टेबल हम पिछले क्लास में बोले थे, इसको लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है? तो आई होप सभी बच्चे इसको लिखे ही होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार लिख लो। ठीक है? चलो, अब क्वेश्चन क्या है? देखो, ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक का 3.17 पुराना बुक या न्यू बुक में 2.17, ये दोनों, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो सीधा सीधा क्या बता रहा है, बोलता है यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1। यहां पे साफ साफ लिखा है, तुमको 3.1 वाला टेबल लिखना है, 3.1 वाला टेबल लिखना है। 2.1 या 3.1 एक ही बात है। ठीक है? बोलता है यहाँ पे क्या, प्रिडिक्ट दी रिएक्शन बिटवीन दी फॉलोइंग फिजिबल। बताना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड लिए हो ना, यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है तुमको, इसमें रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, यही तो पूछ रहा है। तो देखो, ये फ्लोरीन जो है और यहाँ पे आयोडीन है, तो एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखो, क्वेश्चन है 2.17। ठीक है? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या, लेना देखो, एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है, Fe3 पॉजिटिव चार्ज, एक्वस मीडियम, और इसका जो रिएक्शन है किसके साथ है सर, एंड आयोडाइड आयन जो दिया हुआ है एक्वस मीडियम में। अब देखो रिएक्शन कैसे चेक करेंगे सर? देखो, आयरन जो है यानी कि Fe 3 पॉजिटिव चार्ज है, और Fe और यहां पे क्या सर, आयोडीन है। देखो, आयरन क्या करेगा सर, आयरन जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो गैन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो गैन करके क्या बनाएगा Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे। अब आयोडीन क्या करेगा सर, आयोडीन जो है ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा नीचे, ये आयोडीन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 0, I2 बनाएगा। तो आयोडीन की संख्या यहाँ कितनी है, 2, यहाँ पे आएगा कितना, 2, यहाँ पे कितना है, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? ताकि रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो। बात समझ रहे हो, है ना? देखो अब ध्यान से, ये क्या कर रहा है सर, ध्यान दो, आयरन से आयरन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि रिडक्शन। आयोडीन क्या कर रहा है सर, आयोडीन जो है वो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे उसका क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन, ये तो होगा, है ना? तो अब चलो, अब क्या करना है सर, मतलब ये आयोडीन से I2 बना रहा है। पहले देखो इसका सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन पहले किसका लिखाता है सर, पहले लिखाता है हमारे पास LHS। ठीक है? फिर क्या लिखाएगा, RHS। ठीक है? देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्या, RHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड। याद करो, ट्रिक बताए थे हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, क्या, LOAN लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। RHS के लिए क्या, देखो इसको ऐसे लिखो, एस क्वेश्चन को लिखो RHS। ठीक है? इधर क्या लिखेंगे सर, RHS। ठीक है? नीचे लिखो
LHS का ट्रिक क्या था, LOAN। RHS का ट्रिक क्या था सर, RRCP। अब ये ट्रिक वाला जो बात है ये तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम मेरे प्रीवियस क्लास को देखे हो, क्योंकि मैं यहां इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर। देखो अब जब भी सेल रिएक्शन लिखना होता है तो बीच में क्या डालते हैं, सॉल्ट ब्रिज। LHS लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडीन का, तो I नेगेटिव से IOT बन गया डाला। दूसरा Fe3 पॉजिटिव से क्या बना सर, Fe2 पॉजिटिव बना, यही तो बन रहा है। अब देखो ये आयोडीन से I2 बना, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो टेबल में दिया होगा सर, बिल्कुल दिया होगा। टेबल में आके चेक करो कितना दिया हुआ है आयोडीन का, देखो कहां पे दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा मेरा टेबल, लेकिन अपने एनसीईआरटी टेबल पर देखना, लिखा है 0.54। ठीक है, I नेगेटिव से I2 बनने में क्या 0.54। ठीक है, और दूसरा क्या, Fe2 पॉजिटिव से Fe, Fe3 पॉजिटिव से Fe, देखो कहां पे है सर, ये है Fe, ये नहीं है, दूसरा दो होगा ना आयरन का, ये देखो ये है एक आयरन का, एक और आयरन का कहां पे गया, Fe3 पॉजिटिव से ये। ठीक है, 0.77। चलो दोनों वैल्यू को पुट कर दो क्या करके, दो वैल्यू आया, एक 0.54, एक का वैल्यू कितना सर 0.54। ठीक है, दूसरे का वैल्यू क्या 0.74। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब यहां पे लेना है ई सेल, ईएमएफ तो निकालना है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल। यहां पे क्या करेंगे सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड। अब देखो ध्यान से, ट्रिक में क्या, ऑक्सीडेशन एनोड, यानी कि 0.54 एनोड पे जाएगा, और कैथोड पे कौन आएगा, आयरन। तो आयरन का वैल्यू कितना सर 0.74 माइनस क्या 0.54, घटाएंगे वैल्यू किसमें आएगा सर, देखो ये 54 में क्या क्या 0.77 था। ठीक है, एक बार यहां बिठाओ, कितना आएगा सर 0.23 वोल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे जो ई नॉट सेल आया वो क्या आया है, या ई नॉट सेल सर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया सर पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव आ गया क्या लिखोगे, इट इज फिजिबल, इट इज पॉसिबल, मतलब ये रिएक्शन क्या है सर, संभव है। ठीक है, इट इज फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, फिजिबल रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पे संभव है। ठीक है, चलो इसको ऐसे नोट करो, पहला क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, जल्दी से इसको नोट करो। ये क्वेश्चन था, इस तरीके करके इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन किसका है सर, ये क्वेश्चन हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या सर, Ag प्लस से Cu के साथ बनाने बोल रहा है, देखो क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, Ag किस फॉर्म में सर, पॉजिटिव के फॉर्म में है, एक्वस मीडियम में। एंड क्या है दूसरा, एंड दूसरा क्या है, Cu सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, Ag प्लस से क्या बना 2Ag बना। ठीक है, समझ रहे हो। अब सिल्वर क्या करता है, कॉपर क्या करता है, देखो अगर ये है पॉजिटिव फॉर्म इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, तो कॉपर क्या करेगा सर, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, Cu से Cu पे क्या बनेगा सर, पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या ये क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर रहा है, ज्ञान का मतलब होता है रिडक्शन। ये कॉपर क्या कर रहा है सर, लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, ये तो है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS फिर RHS। ठीक है,
LHS में क्या लिखा है सर? LHS में लिखा आएगा पहले क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाला जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो Cu से Cu पे पॉजिटिव चार्ज, Cu से Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नीचे नेक्स्ट क्या है सर? Ag प्लस, प्लस से क्या बना? Ag बना। अब दोनों का वैल्यू, Cu से Cu पे पॉजिटिव चार्ज जो है इसका वैल्यू क्या है सर? देखो टेबल में Cu से Cu पे पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.34, ठीक है। और दूसरा क्या है? सिल्वर, इसको बड़ा कर दो। और सिल्वर का क्या दिया हुआ है? देखो सिल्वर कहां पे है? Ag कहीं ढूंढो, देखो Ag कितना? 0.80, दोनों वैल्यू मिल गया। चलो पुट करते हैं, ठीक है। एक का वैल्यू 0.34, किसका? कॉपर का, इसका वैल्यू क्या है? 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब ई सेल क्या है? यहां देखो ई नॉट सेल बराबर क्या है? 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट, इसको क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 0.46 वोल्ट। क्लियर है ना? क्लियर है? ये वैल्यू क्या आया सर? पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया सर? ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, इट इज फिजिबल। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, 3 बना रहे थे, 3 खुद बना लेना, ठीक है, 2 खुद बनाना है। आयरन से क्या है? ब्रोमाइड आयन के केस में, ठीक है। या आयरन, सिल्वर से क्या? फ्लोरीन, ये आयरन के केस में देखो Fe3 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर आगे बन जाएगा, तुम खुद से बना के देख लो, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो क्या होगा सर? नॉट फिजिबल, ठीक है। 2 क्वेश्चन बना दिए, रेस्ट 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। HW है तुम्हारे लिए, नहीं बनता है तो फिलो ऐप में जा करके तुम किसी भी ट्यूटर से पूछ लो, ठीक है। मैं पहले बोलूंगा तो खुद से बना लो, ठीक है। बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक का, तो वहां से जाके चेक कर लो सही बनाए हो, ठीक है। बाकी मैं तरीका मैंने बता दिया कैसे बनेगा। ये 3.17 का क्वेश्चन है या 2.17 नैक बुक के अकॉर्डिंग, ये सारे क्वेश्चन को खुद से बना लेना, ठीक है। अब आज का क्या आगे क्या टॉपिक है सर? याद करो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पे छोड़ा था पढ़ाने के, एक टॉपिक लास्ट में पढ़ाया था क्या आपको? कंडक्टिविटी, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर उसके कंडक्टिविटी को मेजर करना काफी टफ हो रहा था। क्यों सर? कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करना टफ इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे मेजरिंग ब्रिज एज ए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जब वोल्ट मीटर को तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या करना पड़ेगा सर? तो उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन का कंडक्टिविटी सेल बनाया गया, याद है? हाँ। और उस कंडक्टिविटी सेल का पहले से तुमको रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं तो कंडक्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसी बात के आधार पे देखो हमने यहां लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वेट स्टोन ब्रिज का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका सर? वेट स्टोन ब्रिज का हेल्प लेना होगा, ठीक है। बस समझ रहे? तो इससे क्या फायदा? देखो यहाँ पे 4 अलग अलग रेजिस्टेंस, वेट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक पी यहाँ डिटेक्टर है जो इसके अंदर के कंडक्टिविटी को मेजर कर लेगा, ठीक है। एक ऑक्सीलेटर है जो इसको एसी करंट देगा, समझ रहे? एसी करंट, ये वो जो होता है वो एक ऑक्सीलेटर होता है, छोटा सा मशीन होता है जो एज ए एसी करंट देगा। देखो याद करो लास्ट क्लास में बताए थे कि कंडक्टिविटी सेल को मेजर करने के लिए डीसी करंट का यूज नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि डीसी करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट को ही डिकम्पोज कर देता है ना। तो डिकम्पोज ना हो इसके लिए क्या करेंगे सर, एसी करंट का यूज करेंगे, है ना। और ये ऑक्सीलेटर है ओ, ये क्या करता है सर, एसी करंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। हाँ। इस वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। देखो बोलता है कंडक्टिविटी या तो कंडक्टिविटी या तो रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड। इस तरीके से या तो कंडक्टिविटी मेजर करेंगे या तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, दोनों में से कोई भी एक। फ्रॉम दी फॉलोइंग डायग्राम, जिसको वेट स्टोन ब्रिज का, यहाँ पे 4 अलग अलग रेजिस्टेंस है, एक है R2, एक है R1, एक है R3 और एक है R4, ठीक है। समझ रहे। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस R3 एंड R4, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R1। देखो जो ये सिंबल टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है ना, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल का मतलब उसको तुम बदल सकते हो, वो क्या है सर, R1। वो क्या है, R1 में तो उसका रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है एक R3 और एक है R4, एक है R4 और एक है क्या R3, और एक है क्या R2। ये R2 किसका है, यहां देखो ये जो डिजाइन दिख रहा है ना, ऐसे वाला डिजाइन, इस डिजाइन को बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। देखो ये जो डिजाइन दिया हुआ है ना ऐसे करके, इसका नाम है, जिसका R2 लिखा हुआ है, ये कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। और इस कंडक्टिविटी सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लास्ट लेक्चर में दे चुके हैं। हमने बोला था कि इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझना है, तुम एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ठीक है। मैं बार बार बुक को रिकमेंड इसलिए करता हूं ताकि जो मैं बताऊं उस बात को अगर तुम फिर से समझे, बुक पढ़ोगे, दोनों को एक बार मैच करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल कैसे क्लियर हो जाएगा, समझे। चलो तो आगे क्या बात कर रहे हैं सर, हमने लिखा है क्या, कंडक्टिविटी सेल हैविंग, कंडक्टिविटी सेल जो स्पेशल डिजाइन का है, हैविंग सॉल्यूशन ऑफ अननोन, इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका क्या है सर, रेजिस्टेंस, उसको हम लोग R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, R2। क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे क्या कि एन ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर क्या होता है सर, ऑक्सीलेटर एक सोर्स है जो एसी करंट को जनरेट करता है, ठीक है, या प्रोवाइड करता है। बोलता है सोर्स फॉर एसी पावर इन रेंज ऑफ 550 या फिर 5000 साइकिल पर सेकेंड इज कनेक्टेड टू द ब्रिज। इसको किससे कनेक्ट किया गया, वेट स्टोन ब्रिज से, ताकि वेट स्टोन ब्रिज को ये क्या करंट सप्लाई करते रहे। क्लियर है ना। इस वेट स्टोन ब्रिज को तुम अपने बुक में भी देखना, एनसीईआरटी बुक के अंदर, वहां पे भी इसको ऐसे ही ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, अब इस वेट स्टोन ब्रिज में P जो है एक नल पॉइंट है, P क्या है, एक नल पॉइंट है, जो डिटेक्टर है वहां पे क्या वोल्टेज डिफरेंस 0 तरह से होगा, ठीक है। नल पॉइंट का मतलब बोलता है फ्रॉम दिस सेटअप अ नॉन रेजिस्टेंट, और बोलता है इस सेटअप से क्या फायदा होगा, इस सेटअप से ये फायदा होगा कि जो अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसका, कंडक्टिविटी सेल का, उसको हम क्या करते हैं सर, यहां से फाइंड करते हैं। अब रेजिस्टेंस मिल गया, क्या हुआ सर, रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। और कंडक्टिविटी सेल का अगर सेल कांस्टेंट मिल जाए, सेल कांस्टेंट कैसे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसका लेंथ, ये दोनों तो पता चल जाएगा, जिससे निकलेगा G स्टार, क्या निकलेगा G स्टार, और यहां से रेजिस्टेंस। अगर तुमको रेजिस्टेंस पता है और G स्टार सेल कांस्टेंट पता है, ये दोनों बात जब पता होता है तो हम कंडक्टिविटी K को आसानी से निकाल सकते हैं, समझे। तो इन्हीं बात का यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या सर, बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बोलता है यहाँ पे क्या कि वंस, एक बार सेल कांस्टेंट, बात किया ना सेल कांस्टेंट G स्टार, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन सेल आर डिटरमाइंड। अगर तुम एक बार सेल कांस्टेंट को निकाल लिए हो और रेजिस्टेंस को वेट स्टोन ब्रिज से निकाल लिए हो, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन।
तो तुम इसके कंडक्टिविटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्यों सर? के इक्वल टू क्या होता है? 1/r इंटू क्या L/A। L/A क्या है सर? L/A को ही तो तुम G स्टार कहते हो। L/A को क्या कहते हो सर? G स्टार। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना, क्या? K इक्वल टू 1/r इंटू जो G स्टार है। ठीक है, और बगल में जो 1/r इसको G बोलते हैं। G इंटू क्या हो जाएगा? G इंटू G स्टार। G इंटू G स्टार। ठीक है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? G इंटू G स्टार। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चलो इसको नोट करो। ठीक है, चलिए कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला क्या बन गया सर? K इक्वल टू G स्टार इंटू R। ठीक है, R क्या? रेजिस्टेंस, और G स्टार क्या? सेल कांस्टेंट। ये तो क्लियर है, लास्ट क्लास में इसको बताया पूरा डिटेल में, है ना? देखो मेरा सारा क्लास ना दूसरे क्लास से इंटरलिंक होता है, तो मेरा एक भी क्लास मिस मत करना, बता रहे बात। और जितना बता रहे उसको लिखते जाना कॉपी में, नहीं लिखोगे तब भी दिक्कत है, क्लास मिस करोगे तब भी दिक्कत है। ये दोनों को साथ साथ लेके चलो, कंटिन्यू चलो, नोट्स बनाना और क्लास मिस मत करना और एनसीईआरटी बुक पढ़ना। ये तीन काम किए हो तुम केमिस्ट्री के दाता बन जाओगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्लास है। अब यहां जो बात पढ़ी हो ना कंडक्टिविटी, अब ये समझो कि अगर इलेक्ट्रोलाइट ही बदल देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट बदलेंगे तो कंडक्टिविटी तो बदलेगा। बिल्कुल, देखो क्या कहता है, एक टीचर है, ठीक है, बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। यदि तुम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर डिफर। दिए हुए तापमान पे क्या होता है? डिफर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण। ठीक है, ड्यू टू चार्ज। ठीक है, बोलता है साइज ऑफ द आयंस इनटू विच दे डिसोसिएट। साइज ऑफ द आयन, आयन का जो साइज होता है, ठीक है, साइज ऑफ द आयन इनटू विच, जिसमें दे डिसोसिएट, जिसमें ये टूट जाते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज with which the ion move under a potential gradient। ठीक है, बोलता है size of the ions into which, होता है आयन का साइज जिसमें ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज with which ion move under a potential gradient। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आयन का बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा सिंपल बात क्या कि अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट अलग लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो कंडक्टिविटी अलग होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो कंडक्टिविटी अलग होगा। ये कंडक्टिविटी अलग क्यों हो रहा है, ये सवाल है। तो कंडक्टिविटी अलग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट दो तीन प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग जो होगा ज्यादा आयन देगा, ज्यादा आयन देगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, समझ रहे हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट देगा, कम आयन देगा, तो करंट भी क्या होगा? कम फ्लो होगा। वही बोलता है कंडक्टिविटी जो होता है सॉल्यूशन का, वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है क्या? देयरफॉर, इसलिए, इट बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी। बोलता है क्या? देयरफॉर, इसलिए इसको फिजिकली डिफाइन करना ज्यादा मीनिंगफुल है। ठीक है, बोलता है देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी एंड कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब इस बात मतलब कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या आ जाएगा? अरे देखो, अभी क्या पता चला कि कंडक्टिविटी जो होता है कोई भी सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है कुल मिलाकर के कंसंट्रेशन पे। अब सवाल है सर किसके कंसंट्रेशन पे? ये तो सवाल है, ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक के कंसंट्रेशन पे। किसके सर? इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे।
अब सवाल है सर कंसंट्रेशन को किसमें मेजर करते हैं? तो कंसंट्रेशन को बेटा हम लोग मेजर करते हैं एज ए मोलारिटी। किसमें? मोलारिटी। मोलारिटी मतलब 1 मोल पर लीटर, समझ रहे हो? और इस मोलारिटी को क्या बोलते हैं? मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। और जब आयन यहाँ पे करंट यहाँ मेजर करेंगे किसमें? एज अ कंडक्टिविटी। ये दोनों को मोलारिटी प्लस कंडक्टिविटी को मिलाएंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा क्या? मोलर कंडक्टिविटी। वही यहां पे कह रहा है क्या कि therefore it becomes necessary to define a physically more meaningful quantity। मतलब इस कंडक्टिविटी को कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर समझने के लिए एक मीनिंगफुल क्वांटिटी से इसको एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे, जिसका नाम होगा क्या? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर का मतलब मोल पर लीटर। ये बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ाए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जब क्लास करो तो पिछले चैप्टर को कंटिन्यू, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, ये सारे चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से क्या है? लिंक। इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में काम आएगा ही। ठीक है, देखो मोलर का कॉन्सेप्ट काम आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से। आगे देखो, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? तो सिंपल, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? लेम्डा एम से। किससे सर? लेम्डा एम से। ये लेम्डा क्या है सर? अरे लेम्डा एक रिप्रेजेंटिंग साइन है, स्मॉल एम का मतलब है मोलर। ठीक है, तो अब क्या बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी क्या है? बोलता है कोई भी एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी होता है, एक मोलर सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी होता है उसी को हम क्या बोलेंगे सर? मोलर कंडक्टिविटी। इस एक लाइन का डेफिनेशन को याद रखिएगा। क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? कंडक्टिविटी। क्लियर है? एकदम छोटू सा डेफिनेशन है एक लाइन का, ये काफी है, आप समझ रहे हो? हाँ, लेकिन इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो देखो क्या लिखा हमने कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है एट अ गिवन कंसंट्रेशन, दिए हुए कंसंट्रेशन पे, इज द कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस होता है जिसका वॉल्यूम भी होता है, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है सर? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है अपने पूरे वॉल्यूम में, समझ रहे? और उस समय जो इसका कंडक्टिविटी होगा उसी को बोलेंगे क्या? मोलर कंडक्टिविटी। एंड कैप बिटवीन, इसको कहां पे रखा जाएगा? 2 इलेक्ट्रोड के बीच विद इन एरिया, बोलता है कैप्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and distance of unit length L। क्लियर है? बात समझ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो वही कहा रहा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन का दिए हुए कंसंट्रेशन पे जो उसका कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टिविटी वो उसके वॉल्यूम में जितनी नंबर ऑफ मोल्स होगा इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट, उसी को क्या बोलेंगे? इसका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के क्या है सर? कंडक्टिविटी बटे कंसंट्रेशन, मोलरिटी। ठीक है, तो लैम्डा एम इक्वल टू लिख सकते हो क्या ऊपर में? कंडक्टिविटी डिवाइड बाय क्या? इसका मोलारिटी। क्या है सर? मोलारिटी। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलारिटी। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं के से, लैम्डा एम इक्वल टू के बाय सी। और ये जो मोलारिटी होता है, ठीक है, ये मोल पर लीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि के जो होता है वो खुद साइमंस पर सेंटीमीटर में लेते हैं, तो क्या करेंगे सर? इसको, इस लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से होता है। क्या सर? इस फॉर्मूला को इतना लिखो या इतना नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट में से लिखो। लैम्डा एम इक्वल टू क्या? के इंटू 1000
डिवाइड बाय क्या, सी। ठीक है, सी लिखो या एम लिखो, दोनों मतलब एक ही चीज है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ सर, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। क्लियर है, बोलो क्लियर है। जल्दी से इसका नोट बनाओ, जल्दी से कॉपी पे लिखो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या है सर, अब यहां पे आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी तो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा है सर, अब ये इक्विवेलेंट क्या है। अरे इक्विवेलेंट वर्ड से हम इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब बता चुके हैं, पता है कहां पे, बोलो कहां पे, सॉल्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ाए थे, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म बताए हैं, जहां पे हम मोलारिटी, नॉर्मालिटी पढ़ाए थे। जो नॉर्मालिटी को समझने के लिए हम क्या पढ़ाए थे, इक्विवेलेंट वेट। समझे, जो इक्विवेलेंट है वो किसके लिए आता है, इक्विवेलेंट किसके लिए आता है, ये नॉर्मालिटी के लिए आता है। किसके लिए सर, नॉर्मालिटी के लिए। तो जहां पे मोलारिटी के जगह पे अगर सॉल्यूशन का नॉर्मालिटी दे दे, मोलारिटी के जगह पे सॉल्यूशन का क्या दे दे, नॉर्मालिटी दे दे, तो उस समय जो तुम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ना बोल करके हम लोग उसको बोल देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और समझे, फिर से सुनो, ये मोलारिटी के जगह पे क्या दे दे सर, नॉर्मालिटी दे दे। अब ये नॉर्मालिटी क्या होता है, इसको बताइए सर, इसको नहीं बताएंगे, इसके लिए तुमको सॉल्यूशन चैप्टर का नोट्स ओपन करके देखो। ठीक है, और नहीं देखना है तो अभी वीडियो कंटिन्यू देख लेना, लास्ट में जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, बस अभी बोल देते हैं, लिख के नहीं बताएंगे। देखो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन कितना सर, 1 लीटर है। कितना सॉल्यूशन, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन मान लो ये NaCl का सॉल्यूशन है। अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर इक्विवेलेंट वेट NaCl का प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे NaCl का ये नॉर्मालिटी है। NaCl का क्या दिया हुआ सर, नॉर्मालिटी। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, ये बताए थे, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। और ये बात हम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर में बताए हैं, काफी डिटेल में, इसलिए अभी नहीं बताएंगे, अभी सीधा हम यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, जाके देख लेना वहां पे। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या लिखे डेफिनेशन, हम देखो हमने क्या लिखा सर कि इट इज डिफाइंड एज द, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी, इसको एज ए कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं ऑफ ऑल आयन, सभी आयन के लिए जो प्रेजेंट होता है इन वन नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर। मतलब एक नॉर्मल सॉल्यूशन या अपने नॉर्मलिटी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके ही कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, देखो हमने डिफाइन तो ये कर दिया, अब इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया सर, फॉर्मूला हमने ये बना दिया है क्या, लेमडा EQ है ना, K इंटू 1000 डिवाइड बाय N। व्हाट इज N सर, N जो है सर यहाँ पे नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी है। नॉर्मालिटी क्या होता है सर, ये नॉर्मालिटी के बारे में हम बताए थे। नॉर्मालिटी जो होता है मोलारिटी इंटू N होता है। ठीक है, N क्या सर, नॉर्मालिटी इंटू X। ठीक है, व्हाट इज X, X का यहाँ पे है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी बता रखे हैं, इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा, इसके लिए तुमको सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का जाओ लेक्चर नंबर 3, वहां पे जाके इसको देख लेना, वहां पे इसको पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, इसे यहाँ पे हम भी नहीं बताएंगे, इसमें सीधा क्वेश्चन करवाएंगे। बात समझ रहे हो, तो लेमडा इक्यू इक्वल क्या, K इंटू 1000 बाय N। इसका यूनिट क्या होगा सर, नॉर्मलिटी का यूनिट होता है पर इक्विवेलेंट, क्या होता है सर, पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें क्या,
कंडक्टिविटी का साइमंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वालेंट, ठीक है, इक्वालेंट इनवर्स या पर इक्वालेंट, ठीक है, क्लियर है, बोलो, है ना। अब चलो, अब क्या सर आगे, आगे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, चलो हमने क्वेश्चन क्या ले रखा था, यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 200 ohms. The cell constant of conductivity cell is unity. G स्टार दिया हुआ है. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलो, ये दोनों में से कोई भी एक मुझे पूछा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे लिखो सॉल्व, देखो सर सॉल्व, ठीक है। दिया क्या है, दिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो आप नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है कितना 200 ओम, पुट कर दो। दूसरा क्या दिया सर, यहां बोला है सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार, जी स्टार कितना दिया सर यहाँ पे यूनिटी, और ये होता है 1 पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, नॉर्मलिटी यहां पे दिया हुआ है 0.001 NaCl सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। बोलता है यहाँ पे क्या फाइंड करना है सर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, से कंडक्टिविटी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलो यहाँ पे दो चीज फाइंड करना है, टू फाइंड, चलो यहाँ लिखो क्या, टू फाइंड के बराबर वाट, के निकल जाएगा तो लेम्डा EQ बराबर, ठीक है। नाउ व्हाट इज के, तो के बराबर याद करो, अभी हमने बताया था 1/r इंटू क्या जी स्टार, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था ना जी स्टार, ठीक है। तो 1/r क्या सर 1/200 गुने जी स्टार कितना सर 1, अब तुम 1 को 200 से भागा दो, क्या फर्क पड़ता है, जीरो पॉइंट 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ठीक है, समझ रहे हो, कितना आया 0.005, कट जाएगा, ठीक है। कितना आया फिर यहाँ पे 0.005, के बराबर क्या है यहाँ पे 0.005, ठीक है, साइमंस सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पे कैलकुलेट क्या करना सर, यहां पे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, हमने देखा था क्या, के इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या एन, यही तो था, के कितना है सर 0.005 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या यहाँ पे नॉर्मलिटी 0.01, ठीक है, पुट कर दो, 0.01 काटो, क्या कटेगा सर, पॉइंट को डालो, देखो इसको 5 बनाते हैं, 5 यहाँ पॉइंट हटाएंगे, कितना आया सर 3, ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे कितना आया सर 2 0, काटो, कट गया, कट गया, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 500, क्या आएगा सर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है।
चलो जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन सर? देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कूलम ऑफ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्या क्या दिया कैलकुलेट करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखो, जो जो दिया पहले वैल्यू ऐड करो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या दिया यहाँ पे, मोलारिटी 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, समझ रहे हैं। डायमीटर कितना दिया सर यहाँ पे, डी बराबर दिया 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर आर क्या होता है, आर होता है डी बाई 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का आर, ठीक है। रेजिस्टेंस आगे देखो, लेंथ एल क्या दिया सर, एल बराबर दिया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ रहे। और यहां पे दिया हुआ है क्या 5.55 इसका पावर 3 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ 5.55 गुने 10 का पावर कितना 3 ओम। फाइंड क्या करने बोला, बोलता है कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि एक दिया हुआ है क्या रो टू फाइंड, 3 चीज फाइंड करने बोला, ठीक है। सबसे पहले यहां दिया हुआ रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रो बराबर क्या वाट, दूसरा क्या कंडक्टिविटी क्या की बराबर वाट, और तीसरा क्या, तीसरा दिया इसमें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या, ये भी क्या है सर यहाँ पे लैम्ब्डा एम, देखो लैम्ब्डा एम बराबर क्या वाट। अब देखो सबसे पहले क्या सर, नाउ रेसिस्टिविटी, नाउ क्या है रेसिस्टिविटी, तो आर बराबर क्या होता है सर, याद करो हमने रेजिस्टेंस बराबर लिखा था क्या रो इंटू एल बाय ए, तो यहाँ पे एल और ए क्या है सर, देखो यहाँ पे यहाँ रो बराबर क्या है सर, रो बराबर हो जाएगा क्या आर इंटू ए बाय क्या एल, है ना। चलो ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, देखो आर इंटू पाई आर स्क्वायर, अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और एल का फॉर्मूला, एल तो दिया हुआ है, पुट कर दो वैल्यू, आर बराबर क्या है वैल्यू, यहाँ आर बराबर वैल्यू है 5.55, ठीक है 5.55 10 का पावर 3, 5.55 गुणे 10 का पावर कितना 3 ओम, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और डायमीटर दिया था 1, रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, मतलब 1/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा 1/2 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाय क्या एल कितना दिया सर, एल दिया था यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, यहाँ 50 लिख दो, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो क्या हो जाएगा 5.55 गुने 10 का पावर कितना 3.14 गुने क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे 1/2 1/4 1 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय पूरे में कर दो 50 इंटू क्या 4, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे क्या आएगा सर,
ऊपर में क्या 5.55 3.14 10 का पावर 3, ये पॉइंट से एक जीरो तुम काट सकते हो, ठीक है। देखो नीचे कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा 200, ऊपर में क्या 3.5.5 इंटू कितना 3.14, ठीक है, बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा सर 17 पॉइंट, ठीक है 427 10 का पावर कितना 3। देखो 10 का पावर 3 को क्या कर सकते हो 1000 कर सकते हो, उन्हें कितना 1000 डिवाइड बाय कितना 200, 200 से काट कितना 5000 में कट जाएगा 17.427 इंटू क्या 5 बराबर कितना 87.135, ठीक है। ये क्या निकला, ये रेसिस्टिविटी निकला, ठीक है। क्या निकला सर रेसिस्टिविटी। तो यूनिट क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी का सर, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये रेसिस्टिविटी निकल गया, तो कंडक्टिविटी क्या करोगे सर, देखो रेसिस्टिविटी निकला तो कंडक्टिविटी के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1 बाय आर इंटू जी स्टार, जी स्टार बराबर क्या होता है एल बाय ए, है ना। 1 बाय आर इंटू जी स्टार के जगह आप लिख दो क्या एल बाय ए, एल बाय ए क्या है 5.55 गुना 10 का पावर 3, ठीक है, इंटू एल, एल का वैल्यू क्या 50, नीचे क्या 3.14 गुने क्या आर स्क्वायर 1/2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है, यहां से के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे के का वैल्यू आ जाएगा, और जब ये के का वैल्यू तुम सॉल्व कर लोगे तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मूलर कंडक्टिविटी। मूलर कंडक्टिविटी क्या कहता है, देखो छोड़ना मत, आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मूलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्बडा एम इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या एम मूलरिटी, और क्वेश्चन में एम का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये सारा वैल्यू को पुट करना तो मूलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा, रेसिस्टिविटी हम कैलकुलेट कर दिए। बात समझ रही मेरी, हाँ, इसको लिख, ठीक है। देखो ठीक है, इसको लिख लेना यहां से कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी के बाद में मूलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, उधर मूलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू पर ओम पर सेंटीमीटर पर मोल का क्या फॉर्मूला होगा सर इसे, इस केस में फॉर्मूला के इंटू 1000 इंटू एम, यानी कि आंसर नंबर क्या आ रहा है सर, अरे कंडक्टिविटी का मूलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, सी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है शायद, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है मूलर कंडक्टिविटी का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मूलर कंडक्टिविटी का जो है वो कैसे अपने वैल्यू को वेरी करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस, ठीक है। तो ये बात हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। अभी मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, फिजिबल रिएक्शन, ये सारा बात बताएं, इसको पहले नोट कीजिए अच्छा से और इसको समझिए। देखो एक बार रिकैप कर देते हैं सर, आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक देखे हम लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने करा दिया, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है, नॉट फिजिबल होता है, कब पहचाने, अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो फिजिबल है, नहीं आता है तो नॉट फिजिबल, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ये करवा दिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद हमने आपको वेट स्टोन ब्रिज के हेल्प से कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकालने बताएं। जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा और जी स्टार दिया रहेगा सेल कांस्टेंट, तो यहां से कंडक्टिविटी के निकल जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी जब निकल जाएगा तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी वेरी करता है ना, जिसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा सर, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम क्या बताएं, के लैम्डा एम इक्वल टू क्या के इंटू 1000 बाय मोलरिटी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है सर आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर नॉर्मलिटी के केस में होगा तो,
और इस पे हमने 2 आपको न्यूमेरिकल करा दिया और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा पॉइंट को लिखो कॉपी में, अच्छे से याद करो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी थोड़ा सा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।